आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में डिफरेंस क्या था और इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक था। आपको बता दूं कि दोनों पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिए हैं। भाई वर्ल्ड हिस्ट्री की मेरी सीरीज देख लो, तुमको इतना मजा आ जाएगा। मजा आया, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, यही बोलोगे तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। 25 लेक्चर्स हैं, पूरी दुनिया का इतिहास मैंने कवर किया है। वर्ल्ड वॉर वन पे मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं, वर्ल्ड वॉर टू पे मैंने 3 लेक्चर्स लिए हैं। टोटल 2.5 घंटे का सेशन है वर्ल्ड वॉर टू का। बहुत मजा आएगा, आप जरूर देखो वो, और आपको नॉलेज मिलेगी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू पे मैंने बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स लिए हैं, वो अवेलेबल है। यहां पे हम खाली डिफरेंस की बात करेंगे और डेफिनेटली मैं बैकग्राउंड समझाऊंगा, दोनों को समझाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, जरूर देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत लगती है लेक्चर लाने में, अब आप इतना तो कर ही सकते हो। हैं 1 सेकंड लगेगा आपको, ना मजा आए तो पैसे वापस। पैसे तो वैसे हम आपसे लेते ही नहीं है, तो इतना कर दो, फैमिली को आगे बढ़ाओ, जून तक 1 मिलियन करो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहां पे आप मुझे मैसेज करिए। प्लस टेलीग्राम चैनल अभी 17,200 सब्सक्राइबर हैं, आप यही वाला ज्वाइन करिएगा। संडे तक हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक हुई, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक हुई। ऐसे ही कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर वॉर का एक कारण होता है। वर्ल्ड वॉर वन का कारण आप ट्रेस कर सकते हो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से। हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमको लगता है हमने ये कर दिया तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है बेटा, छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता है। वर्ल्ड वॉर वन, या जिसको द ग्रेट वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, एक ऐसा युद्ध जो सारे युद्ध को खत्म करने के लिए लड़ा गया हो, वो है वर्ल्ड वॉर वन। यूरोप में था ये। 2 ग्रुप थे, सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में कौन था? वर्ल्ड वॉर वन की मैं बात कर रहा हूं। सेंट्रल पावर में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गेरिया। एलाइड पावर में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूएस और इटली, जापान। ध्यान से सुनना। वर्ल्ड वॉर टू में कौन था? वर्ल्ड वॉर टू एक्सिस और एलाइज थे। एलाइज कौन थे? फ्रांस, रशिया मतलब सोवियत, क्योंकि तब सोवियत बन गया था। वर्ल्ड वॉर वन के ही दौरान तो सोवियत बना था। रशियन रेवोल्यूशन पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। तो सोवियत, फ्रांस, यूके, अमेरिका और चाइना। एक्सिस पावर में कौन था पता है? जर्मनी तो होगा ही, इटली और जापान। ले वर्ल्ड वॉर वन में जहां इटली और जापान सेंट्रल पावर्स में थे, मतलब यहां पे जर्मनी के खिलाफ थे, वर्ल्ड वॉर टू में वो जर्मनी के साथ आ गए। अब ऐसा क्यों हो गया? इटली का भी यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन, दोनों का यूनिफिकेशन साथ में ही हुआ था 1871 में। बिस्मार्क, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया था, और इधर गैरीबाल्डी ने इटली को यूनिफाई कर दिया था। गैरीबाल्डी थे, कैवूर थे, यहां पे, अरे मैं नाम भूल गया यार उसका, वो 3 हार्ट, सोल एंड स्वॉर्ड किसको बोला जाता है? माजीनी, ठीक है। इन तीनों ने इटली को यूनिफाई किया। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह है कि जो वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, वो वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी के साथ हो गए। पीरियड एंड ड्यूरेशन, दोनों का ड्यूरेशन लगभग सेम ही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन का छोटा है। वर्ल्ड वॉर वन का इसलिए छोटा है दोस्तों क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी को हराना आसान हो गया था और सपोर्ट भी इतना नहीं था। तो वर्ल्ड वॉर वन का जो पीरियड एंड ड्यूरेशन था वो था 1914 से लेकर 1918 तक। वैसे उसको 1919 तक बोला जाता है, लेकिन 1918 में वॉर खत्म हो गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में साइन की गई थी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन सब पे लेक्चर लिया, आप देखिएगा। वर्ल्ड वॉर टू का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा था, 6 साल का, 1939 से लेकर 1945। सेकेंड पॉइंट पे आइए, ट्रिगर्स एंड कॉजेस। देखो इसमें आपको मजा आएगी। ट्रिगर की बात करें तो वर्ल्ड वॉर वन में अजीबोगरीब चीजें हुई,
यहां पे ना बहुत सारी सीक्रेट ट्रीटी साइन की गई थी। बैकग्राउंड इसका, एक तो ऑटोमन एम्पायर था इस समय। 1453 में ऑटोमन एम्पायर का उदय हुआ। आप हिस्ट्री देखो, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूं। इधर है रोमन एम्पायर, मतलब अगर दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स की बात करें तो उसमें रोमन एम्पायर सबसे बड़ा है, जो 1000 सालों तक चला, है ना। तो रोमन एम्पायर था, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आया। अब ऑटोमन एम्पायर जो आज का टर्की है ना, ऑटोमन पेनिनसुला, ऑटोमन एम्पायर 500 सालों तक चला। वर्ल्ड वॉर 1 में यह विघटित हुआ और टर्की बना। तो यहां पे दोस्तों ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई थी, ठीक है। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई थी वर्चस्व की, कि बल्कन, ये जो बाल्कन कंट्रीज है उन पे किसका राज होगा। ऑटोमन एम्पायर के जो बगल में कंट्रीज थी उन पे ऑटोमन का वर्चस्व था, लेकिन तभी हो जाते बाल्कान वॉर्स, ये कंट्री टूट जाती है। रशिया बहुत खुश, क्योंकि रशिया चाहता था हर हाल में ऑटोमन को मारे। आप ये समझिए कि यहां पे जैसे क्लास में नहीं होता है, दो ग्रुपों में लड़ाई हो जाती है, एक ग्रुप बोलता अरे मैं तुमको मारूंगा, दूसरा ग्रुप बोलता मैं तुमको मारूंगा, है नहीं। अभी मैं अपने दोस्त को बुलाता हूं, अभी मैं, बिल्कुल वही है वर्ल्ड वॉर में, सेम टू सेम वही सिचुएशन। एक ग्रुप बोल रहा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, दूसरा बोल रहा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, वर्चस्व के लिए, जमीन के लिए। वैसे स्कूल में क्यों लड़ाई होती है? अच्छा, समझदार को इशारा काफी है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में यह हिसाब किताब था कि वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया और ऑटोमन दोनों बहुत आपस में भिड़े हुए थे। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, उसने, हम देखते हैं, कैप्चर कर लिया था बोस्निया को, ठीक है। जबरदस्ती बोस्निया को कैप्चर किया। इमीडिएट कॉज जो बोला जाता है, और देखिए यहां पे अफ्रीका भी, पूरे यूरोप में पावर स्ट्रगल हो गया था, बैलेंस ऑफ पावर के लिए जंग, हर कोई ताकतवर हो रहा था। इधर यूके बहुत ज्यादा ताकतवर, फ्रांस बहुत ज्यादा ताकतवर, हर किसी में होड़ लग गई थी। और जर्मनी तो ताकतवर था ही, जर्मनी भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब यहां पे जो इमीडिएट कॉज था ये था कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि राजा नहीं थे, राजा होने वाले थे, है ना। देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी के, ये ऑस्ट्रिया के राजा होने वाले थे, दूसरे बेटे थे ये। बड़े बेटे जोसेफ थे तो उनको गद्दी मिली थी, राजा का देहांत हुआ तो बड़े बेटे को गद्दी मिली। बोस्निया को जबरदस्ती यहां पे अनेक्स किया गया, कब्जे में लिया गया। तो आर्क ड्यूक फ्रांसिस जो थे, भाई एक बात बताओ कि तुम, अब भाई अब स्कूल वाला सोचो कि एक क्लास में तुमने दबदबा कायम करके रखा है और जबरदस्ती इनको खूब पीटा है, तो तुम ये बताओ कि जो लीडर है वो अकेले अगर वहां पे चला जाए तो क्लास वाले पकड़ के मारेंगे उसे। तो यही आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को, एक तो नाम बहुत लंबा है, इनसे बोला कि देखो आप वहां मत जाओ, आप वहां जाओगे आपको मारा जा सकता है, आप मार दिए जाओगे, क्योंकि हमने जबरदस्ती बोस्निया को अनेक्स किया है। माने नहीं, ब्लैक हैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, खत्म कर दिया, इनको मार दिया। बस सीक्रेट अलायंसेस यहां पे साइन की थी। सीक्रेट अलायंसेस में क्या, सीक्रेट अलायंसेस का मतलब दोस्तों यह है कि यहां पे देशों ने एक दूसरे की मदद का वादा किया था। जैसे नहीं स्कूल में होता है जब दोस्तों में लड़ाई होती है कि अरे कोई बात नहीं, तुमको अगर कोई हाथ भी लगा देगा तो हम आ जाएंगे, हमको फर्क भी नहीं पड़ता कि दूसरा किससे लड़ा है, सही है गलत है, बस हमारे भाई को हाथ कैसे लगाया। ऐसे ही ट्रिपल अलायंस, मतलब ऐसे ही अलायंसेस थी वर्ल्ड वॉर 1 में। पहली थी ट्रिपल एंटेट, जो कि रशिया फ्रांस एंतांत जिसको बोलते हैं, एंटेट बोल रहा हूं, एंतांत बोला जाता है वैसे उसको, जो कि रशिया फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में थी कि रशिया पे हमला हुआ तो ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन पे हमला हुआ तो फ्रांस आ गया, फ्रांस आएगा। दूसरी थी यहां पे ट्रिपल अलायंस, जो कि इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पे थी, ठीक है। इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया पे हमला किया तो जर्मनी और इटली आ जाएंगे। तो अब आप ये देखो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा को यहां पे मार दिया है, तो आप क्या होगा, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देंगे और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस चुप बैठेंगे नहीं। यही हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 ने वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि जैसे ही यहां पे आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मारा गया, तो तुरंत ही हम देखते हैं 28 जून को मारा गया था, तुरंत ही हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी को, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को इन्वेड कर दिया, क्योंकि भाई सर्बियन नेशनल्स जो है, ब्लैक हैंड सर्बियंस नेशनल्स थे। सर्बिया जो है
सर्बिया वैसे ही बहुत चिड़ा बैठा था, ठीक है भाई। बोस्निया जो है सर्बिया के अंदर, सर्बिया के पास तो है, तो बोस्निया को एनेक्स किया तो सर्बिया चुप बैठेगा? तो सर्बिया के नेशनल्स के ऊपर यह आरोप लगा, आरोप क्या, आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया। तो अब यहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुरंत सर्बिया को इन्वेड किया। अब जैसे ही सर्बिया को इन्वेड किया, जर्मनी ने बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस को इन्वेड कर दिया। और जैसे ही जर्मनी ने किया, अभी वो ट्रीटी साइन आपको याद आ रही है ना, सबने एक ने अटैक किया तो दूसरे, हम उसके बचाव में आएंगे। अब जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम, लग्जमबर्ग को इन्वेड किया और फ्रांस को, रशिया ने जर्मनी को तुरंत अटैक कर दिया, क्योंकि फ्रांस से रशिया ने ट्रीटी साइन की थी कि तुम पे हमला होगा तो हम आएंगे। बस हो गई पावर स्ट्रगल, हो गया वॉर। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों चीजें अलग थी। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी बर्बाद हो चुका था और उसके बाद हिटलर का उदय होता है। वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर्स ने बहुत बड़ी गलतियां कर दी थी, जर्मनी को बिल्कुल भिखारी बना दिया था। ऊपर से भिखारी से बोला कि हमको खूब पैसे दो, जो बेटा वॉर में जो तुमने सत्यानाश किया है वो पैसे दो हमको। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते थे। और भी बहुत सारे कारण थे दोस्तों, मैं मोटे मोटे कारण बता रहा हूं। तो एडोल्फ हिटलर का उदय होता है और फिर एडोल्फ हिटलर तो उसने बैंड बजा दी। 1933 में एडोल्फ हिटलर के पास सत्ता आ गई। उसने जर्मनी को इतना ज्यादा ताकतवर कर दिया कि वो पूरे यूरोप को जीत लिया उसने। तो वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बिल्कुल अलग था। लेकिन यहां पे इटली और जापान वर्ल्ड वॉर इधर जर्मनी के साथ थे। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी मैं आपको बता ही चुका हूं, तो तीसरा पॉइंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैजुअलिटीज की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में कैजुअलिटीज कम हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे, 10 मिलियन मिलिट्री डेड। सिविलियन कैजुअलिटी की बात करें तो 70 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। और कितने घायल हुए थे, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग घायल हुए थे। और यह तब है जब उस समय यूरोप की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी। 80 लाख के आसपास या तो उनको मार दिया गया था या जेल में बंद कर दिया गया था। अब आप कंपेयर करिए वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 इतना भयानक था, आज तक का सबसे खतरनाक वॉर। इसके बाद कोई युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि देश भाई समझ गया, हाथ जोड़ लिया कि भैया अब हमको नहीं लड़ना है। इतनी बुरी हालत हो गई थी। पिछते तो लोग हैं ना भाई, फ्रंट पे लड़ेगा कौन, लोग ही तो हैं, लोग ही तो देश को चला रहे हैं, लोग ही लड़ेंगे, लोग ही लीडर्स हैं। तो वो बस बोल दिया कि भैया अब हमको नहीं लड़ना है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना दिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो लीग ऑफ नेशंस था बहुत ही कमजोर था, वो अमेरिका तो था ही नहीं। देखिए चलिए, अच्छा अमेरिका की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अमेरिका की लास्ट में बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में कितने लोग मरे थे, 1 करोड़। वर्ल्ड वॉर 2 में 6 गुना ज्यादा, 6 करोड़ लोग मरे थे, समझ रहे हैं। टोटल डेथ्स 50 से 80 मिलियन, 5 से 8 करोड़। सिविलियंस लगभग 3.5 से 5.5 करोड़। जहां वर्ल्ड वॉर 1 में 80 लाख सिविलियंस मारे गए थे, आम जनता मारी गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में 3.5 से 5.5 करोड़ के बीच में लोग मरे थे। और उसके बाद वॉर जब हुआ, युद्ध खत्म हो, तो इतनी बीमारियां फैल गई, इतना कुछ हो गया कि गए। जेनोसाइड बहुत हुआ, हत्याकांड बहुत हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में इतना हत्याकांड नहीं हुआ था, आर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था जो कि ऑटोमन ने किया था, बस यही एक बहुत बड़ा जेनोसाइड था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों जेनोसाइड की एकदम वो लग गई, क्या कहते हैं, झड़ी लग गई। यहूदियों को मारा, 60 लाख यहूदियों को निस्तना नाबूद कर दिया जर्मनी ने। मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए हैं। रोमानियों को मारा। अच्छा, रोमानियों के बारे में आप जानते हैं, रोमानी जो है वो इंडियंस है, आपको पता है, उनकी लिनेज जो है ना वो इंडियन है। रोमानी जो है उनकी लैंग्वेज भी काफी सिंधियों से मिलती है, लेकिन वो यूरोप में रहते हैं। और आज दोस्तों 30 से 40% जो यूरोप में वो रोमानी है। और रोमानियों को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है भाई। भारत में कास्ट के हिसाब से यहां पे वो होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, यूरोप में रेस के हिसाब से होता है। तो जितने यहूदियों को मारा था उतने ही रोमानियों को मारा था। क्या आपको ये बात पता है? और रोमानी बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, इनको बहुत परसिक्यूट किया जाता है, इनको अभी भी यूरोप में कोई राइट्स नहीं है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फिर हर किसी को, जो होमोसेक्सुअल हो गए, रशिया ने भी बहुत लोगों को मारा। इतने जेनोसाइड हुए हैं दोस्तों कि क्या बताएं। रेस के नाम पे जेनोसाइड हुए हैं ना, क्योंकि हिटलर बोलता था कि आर्यन सबसे सुपीरियर है, उसके नीचे तुम्हारा खून जो है वो गंदा है, हम तुमको मार देंगे। मेथड्स क्या थे? देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में
काफी मॉडर्निटी आ गई थी, बट फिर भी मेथड्स उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। ट्रेंचेस बहुत ज्यादा बना दी गई थी। वो मूवी देखी आपने? अरे यार अभी वर्ल्ड वॉर वन पे बहुत 1917, हाँ आपकी रूह कांप जाएगी, वो मूवी देखना। तो बहुत सारी ट्रेंचेस यहां पे खोद दी गई थी, गड्ढे खोद दिए गए थे, उसमें रहते थे ये। मिलिट्री, मशीन गन सब थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में दोस्तों न्यूक्लियर, पहली बार न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ। जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया। मिसाइल्स का भी यूज हुआ था। मॉडर्न कंसेप्ट यूज हुए थे, सबमरीन्स, टैंक्स, भाई यूबोट्स। जो जर्मनी की यूबोट्स थी उसने तो नाक में दम करके रखा था। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो जर्मनी अपनी सबमरीन भेजता था, खेल खत्म। कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर टू में जो वॉरफेयर था वो डिफरेंट हो गया था। आउटकम्स क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो जर्मनी बुरी तरीके से हारा। जर्मनी को तो बहुत बेइज्जत किया, और उसके बाद उससे जो भी तुमने युद्ध में नुकसान किया वो हमको दो। ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया गया। देखिए अमेरिका का रोल हमको देखना पड़ेगा। अमेरिका जो है जब जब वॉर में कूदा है, युद्ध के परिणाम बदल गए हैं। वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका नहीं आ रहा था, लेकिन 1917 तक देश हार रहे थे। तो अमेरिका 1917 में आया और एक साल के अंदर अंदर युद्ध का नतीजा बदल गया। यही वर्ल्ड वॉर टू में हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू में भी अमेरिका नहीं आ रहा था, अमेरिका इधर भी हथियार दे रहा था, उधर भी हथियार दे रहा था, अमेरिका खुश। लेकिन पर्ल हार्बर, दिसंबर 1949 में पर्ल हार्बर इंसिडेंट होता है, जब जापान पैसिफिक रीजन पे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता था और जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। बस उसके बाद फिर अमेरिका कूद गया। 2 साल के अंदर अंदर युद्ध के परिणाम बदल गए। तो जब भी अमेरिका युद्ध में आया है, युद्ध के परिणाम बदल गए हैं, क्योंकि अमेरिका उस समय भी बहुत मॉडर्नाइज था। उससे लेने की वो जरूरत नहीं थी किसी की, वो क्या कहते हैं कि पंगा लेने की। तो आउटकम्स ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन में जब अमेरिका आया तो युद्ध का परिणाम बदल गया। ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से बर्बाद। ऑटोमन एम्पायर को एकदम डिसइंटीग्रेट कर दिया, खत्म हो गया ऑटोमन एम्पायर। और उसके बाद भारत में भी खिलाफत मूवमेंट, वही यहां पे सारी पावर्स ब्रिटिशर ने छीन ली थी, तो यहां पे खिलाफत मूवमेंट जो है वो चालू किया गया था। तो ऑटोमन एम्पायर जब गया तो हम ये देखते हैं टर्की का उदय हुआ। लेकिन ऑटोमन एम्पायर को टर्की, ये जो पेनिनसुला है, इसको नोच खाने की बात कर ली थी। ये यूरोपियंस पूरा नोच खाते। तभी उदय होता है केमल पाशा अतातुर्क ने, जिन्होंने मॉडर्न टर्की बनाया। तो ऑटोमन एम्पायर जो है वो टर्की में टूटा। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बनी ताकि अब ऐसे क्या कहते हैं कि कभी वॉर ना हो। ऑस्ट्रिया हंगरी भी टूटा। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो दोस्तों जर्मनी बर्बाद, पूरी तरीके से खत्म। वर्ल्ड वॉर टू के बाद के कंसीक्वेंसेस बहुत खतरनाक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में इतने खतरनाक हथियार बन गए थे। कोल्ड वॉर शुरू हो गया अमेरिका और रशिया में, मतलब सोवियत में। आर्म रेस शुरू हो गई, किसके पास कितने हथियार हैं, ये सब। ठीक है, जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया पहली बार। आज भी जापान में लोग जो हैं वो डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं, भले थोड़ी हो। आज भी वहां पे रेडिएशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बना कि भैया दोबारा कभी भी वॉर ना हो। बहुत सारे बैंक्स, ब्रेटन वुड्स बनाए गए। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद काफी कुछ चेंज हुआ। पोस्ट वॉर पॉलिटिक्स में तो फिर क्या ही बताएं कि यहां पे तो फिर एक अमेरिका था, एक तरफ सोवियत था। आप दोनों में से किसको चुनते हो? सिंपल, भारत बिल्कुल अलग रहा। पोस्ट वॉर पॉलिटिक्स में फिर आप वॉर हुए, लेकिन अलग तरीके के वॉर हुए। जैसे सोवियत अफगान वॉर हुआ, बिल्कुल अलग तरीके का था, उसमें पूरी दुनिया नहीं इन्वॉल्व थी। अभी अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने ट्रूप्स निकाले वो भी अलग तरीके का था। बहुत सारे वॉर हुए, लेकिन अब वॉर जो थे ना वो देशों को बनाने के लिए थे, ना कि देशों को बिगाड़ने के लिए। जैसे कोरियन वॉर था कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग हो गए, अलग बन गए। वियतनाम वॉर भी ऐसे ही चला, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम अलग हो। अब हालांकि वो तो अब तो वियतनाम एक ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई, जेनोसाइड भी हुए, ये सब। उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे आपको पता है? वुड्रो विल्सन। और वर्ल्ड वॉर टू में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट और हैरी ट्रूमैन। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति बने थे, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे वर्ल्ड वॉर टू में? विंस्टन चर्चिल। यस। तो दोस्तों यकीनन खतरनाक वर्ल्ड वॉर टू ज्यादा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में सबकी बैंड बज गई थी।
एक कंपैरिजन था। मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने इस पे सेपरेट लेक्चर लिए हैं, आप जरूर देखिएगा पूरा एकदम फुल ऑन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।